नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द इंडियन अलर्ट में। मैं हूं आपके साथ आस्था भटनागर। 9 साल की खामोशी के बाद फाइनली इंडियन बिजनेसमैन और एक्स पॉलिटिशियन विजय माल्या ने फिगरिंग आउट पॉडकास्ट पर अपनी तरफ की कहानी शेयर की है, वो भी पूरे 4 घंटे तक। तो अब इस वीडियो में हम आपको पॉडकास्ट का एक ऑनेस्ट और एक बैलेंस समरी देने की कोशिश करेंगे। इस पॉडकास्ट में राज शमानी ने विजय माल्या के किंगफिशर के राइज, डाउनफॉल, लोन्स, बचपन की कहानी और आरसीबी की शुरुआत, इन सभी के बारे में बात की है। इस पॉडकास्ट की शुरुआत एक वीडियो के साथ होती है जिसमें विजय माल्या को एक कंट्रोवर्शियल यानी चर्चित फिगर दिखाया जाता है, जो किंगफिशर एयरलाइंस के 9,000 करोड़ के लोन डिफॉल्ट स्कैंडल का आरोपी है। 9 साल के लंबे समय के बाद माल्या इस पॉडकास्ट के लिए तैयार होते हैं। वो अपने तरफ की अनसुनी कहानी बताते हैं। इसके साथ पॉडकास्ट की शुरुआत में राज शमानी क्लियर कर देते हैं कि यह पॉडकास्ट किसी की इमेज साफ करने या किसी भी काम को जस्टिफाई नहीं करता। पॉडकास्ट की शुरुआत में विजय माल्या अपने बचपन को याद करते हैं। कहते हैं कि उनका जन्म कोलकाता में हुआ। उन्होंने स्कूलिंग और कॉलेज की पढ़ाई कोलकाता से की। वो बताते हैं कि वो एक मिड रैंकर स्टूडेंट थे। उनका मन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी और स्पोर्ट्स में ज्यादा लगता था। वो कहते हैं, मेरी अपब्रिंगिंग मेरे फादर ने की है। माल्या के पिता विठल माल्या पहले से ही यूबी ग्रुप के चेयरमैन थे। वे आगे बताते हैं, उनके फादर ने उन्हें बचपन से डिसिप्लिन सिखाया। उन्होंने 400 रुपए पर मंथ के स्टाइपेंड पर ग्राउंड पर वर्क किया। उन्होंने बताया कि उनके फादर ने उन्हें अमेरिका, इंग्लैंड काम करने के लिए भेजा और उन्होंने वहां मैनेजमेंट ट्रेनिंग को सीखा। उन्होंने बिजनेस की डीप अंडरस्टैंडिंग को समझा, स्किल्स को डेवलप किया। वो बताते हैं कि एक बार उनके पिता ने उनसे 2 बात कही थी। पहली, अगर तुम लायक नहीं बनोगे तो मेरी जगह कभी नहीं ले पाओगे। दूसरी, जिस तरह सरकार का सोशलिज्म पर जोर है, इससे तो बहुत संभव है कि मेरी जगह बच नहीं पाएगी। ऐसे में तुम्हारी पढ़ाई के अलावा कोई भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। माल्या ने 27 साल की उम्र में अपने फादर के गुजरने के बाद यूबी ग्रुप का कंट्रोल संभाला। वह छोटी उम्र में चेयरमैन बने। माल्या ने फिर बताया कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एम्पावर करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट को अपनाया। विजय माल्या किंगफिशर के ब्रांड एम्बेसडर थे। आगे माल्या अपने मार्केटिंग वेंचर के बारे में बताते हैं कि उन्होंने कैसे किंगफिशर और मैकडॉवेल नंबर 1 विस्की जैसे ब्रांड्स को एक बोल्ड, यंग और वाइब्रेंट इमेज दी। उन्होंने आगे यह बात बताई कि इंडिया में अल्कोहल बैन होने के बावजूद उन्होंने न्यू वे में एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का नया तरीका निकाला, जैसे म्यूजिकल कैसेट, फैशन इवेंट, स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप, जिसे ब्रांड को न्यू आइडेंटिटी मिले। उन्होंने बताया कि किंगफिशर ने 52% बियर मार्केट के शेयर होल्ड करती थी। मैकडॉवेल नंबर 1 विस्की को भी वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड बनाया। अल्कोहल के अलावा बर्जर पेंट्स को भी ग्लोबली एक्सपेंड किया। उनका सपना था कि इंडिया की पहली ग्लोबल लेवल एमएनसी बनाना। उनके अल्कोहल के बिजनेस के अलावा और भी सेक्टर में काम थे। वो बताते हैं कि किंगफिशर एयरलाइंस के बारे में कि किंगफिशर की शुरुआत एक कैलकुलेटिव बिजनेस डिसीजन था। साल 2005 में माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की। उन्होंने कहा, इसके बाद मीडिया ने कहा कि यह उन्होंने अपने बेटे के बर्थडे गिफ्ट के तौर पर की है, जिसे लेकर विजय माल्या कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यह दमानिया ब्रदर्स का प्रोफेशनल प्रपोजल था। आगे वो अपना विजन बताते हैं, प्रीमियम फ्लाइंग एक्सपीरियंस देने का, जिसमें पैसेंजर को कंफर्ट, सेफ्टी, इन फ्लाइट मील्स और एंटरटेनमेंट मिले। इंडिया के लिए यह सब नया एक्सपीरियंस होगा और नए स्टैंडर्ड्स होंगे। साल 2005 में फ्लाइट लॉन्च हुई। साल 2008 तक किंगफिशर ने 27% मार्केट शेयर अचीव कर लिया था। आगे वो अपने किंगफिशर एयरलाइंस के बारे में बताते हैं कि सर्विस स्टैंडर्ड उनके बहुत यूनिक थे। बिजनेस क्लासेस में कस्टमर एक्सपीरियंस उनके लिए बेहद मायने रखता था। जैसे वो आगे बताते हैं अपने सर्विसेज के बारे में, अपने गेस्ट के चश्मा हो, रीडिंग ग्लासेस हो उसे क्लीन करना,
बेस्ट फूड क्वालिटी देना, बेस्ट सीट क्वालिटी देना, जिससे गेस्ट को पूरा कंफर्ट मिले। साल 2008 में किंगफिशर इंडिया का सबसे बड़ा एयरलाइन बन गया 27% मार्केट शेयर के साथ। लेकिन 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो एविएशन इंडस्ट्री को बुरी तरह से हिट हुआ। क्रूड ऑयल का दाम $140 पर बैरल के हिसाब से एविएशन फ्यूल का दाम 140 कॉस्ट बढ़ गया। रुपए की वैल्यू बढ़ गई थी, जिसकी वजह से फंडिंग ड्राई हो चुकी थी। इसके बाद माल्या फाइनेंशियल मिनिस्टर के पास जाते हैं। उस समय फाइनेंशियल मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी थे। वो उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपनी एयरलाइन डाउन साइज करनी पड़ेगी। लेकिन प्रणब मुखर्जी मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि इसकी वजह से कनेक्टिविटी और लोगों की जॉब चली जाएगी। वो कहते हैं कि आपको बैंक की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। माल्या कहते हैं बैंक ने सपोर्ट किया, लेकिन यह सपोर्ट आगे जाकर कम होने लगा। एविएशन फ्यूल पर हाई टैक्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर रिस्ट्रिक्शन का उन्होंने ब्लेम लगाया। उन्होंने कहा कि जो एयरलाइन को कैपिटल रेज और एफिशिएंटली ऑपरेट करने से रोक रहा था। एतिहाद एयरवेज की तरफ से उस समय किंगफिशर ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला था, लेकिन वहां से आने वाली फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रेगुलेशन अप्रूवल नहीं मिला। माल्या कहते हैं कि यह एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अगर इन्वेस्टमेंट अप्रूव हो जाता तो शायद आज एयरलाइंस को बचाया जा सकता था। उन्होंने साफ साफ कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत थी, उसकी वजह से डाउनफॉल हुआ। आगे माल्या ने यह भी कहा कि उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में आरसीबी को क्यों खरीदा। उन्होंने बताया कि यह एक स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग मूव था। उन्होंने कहा कि आरसीबी को सिर्फ क्रिकेट टीम नहीं बल्कि एक ब्रांड बनाना चाहते थे। वो बताते हैं कि वो अपनी रॉयल चैलेंज विस्की को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते थे और क्रिकेट बेस्ट प्लेटफॉर्म है प्रमोशन का। उन्होंने आगे बताया कि मैं मेरी किंगफिशर एयरलाइंस और दूसरी रॉयल चैलेंज विस्की के लिए एक टीम खरीदना चाहता था, लेकिन मैं एक ही टीम खरीद पाया। उन्होंने कहा, मैंने सबसे पहले बोली मुंबई के लिए लगाई, मगर मैं थोड़े अमाउंट से हार गया। उन्होंने फिर बैंगलोर को चूज किया और फिर वो बनी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। उनका पर्पस था ब्रांड को प्रमोट करना। उन्होंने अंडर 19 विराट कोहली को 20 लाख में उनके टैलेंट पर भरोसा कर अपनी टीम में लिया। फिर उन्होंने अपना पैशन यानी मोटर स्पोर्ट्स को लेकर एक फोर्स इंडिया फॉर्मूला 1 टीम के साथ नेशनल प्राइड को क्रिएट कर एक बड़ा एसेट क्रिएट किया। उन्होंने बताया किंगफिशर कैलेंडर भी उनकी एक ब्रांड स्ट्रेटजी थी। वो कैलेंडर बोल्ड होने के साथ साथ उसमें इंडियन मॉडल्स के करियर को लॉन्च किया था। यह कैलेंडर ब्रांड को ग्लैमरस और एस्पिरेशन से जोड़ता है। माल्या आगे कहते हैं कि मीडिया ने उनकी रॉन्ग इमेज बनाई। आगे कहते हैं कि किंगफिशर क्राइसिस में थी तो कई बार उन्होंने एम्प्लॉयज के अनपेड सैलरी को लेकर कोशिश की, लेकिन उनके एसेट्स को रोक दिया गया था, वो भी कोर्ट ऑर्डर्स के कारण। और जो उनके पास पैसे थे उनसे एम्प्लॉयज की सैलरी देना इम्पॉसिबल था, क्योंकि यह लीगली पॉसिबल नहीं था। आगे वो बताते हैं अपने 60th बर्थडे पार्टी के बारे में। उन्होंने कहा वो सेलिब्रेशन उनके पर्सनल फंड से था, लोन के पैसे से नहीं। माल्या आगे कहते हैं कि उन्होंने बैंक से लोन किंगफिशर एयरलाइंस के लिए लिया था, वो उनका पर्सनल लोन नहीं था, उन्होंने बस उसकी गारंटी ली थी। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने अपनी एयरलाइंस को बचाने की कोशिश की थी। उन्होंने अपने 3000 करोड़ पैसे उसमें इन्वेस्ट किए थे ताकि वो एयरलाइंस को बचा पाए, लेकिन मीडिया ने नेगेटिव नैरेटिव पर ही ध्यान दिया और वो उन पर लगाए गए इल्जामों को ठुकराते हैं। आगे विजय माल्या कहते हैं कि उन पर लगाए गए इल्जामों को वो ठुकराते हैं। उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया और बैंक से लिया हुआ सारा पैसा बैंक ने रिकवर कर लिया है। उन्होंने आगे कहा उन्होंने कई बार बैंक को ऑफर किया सेटलमेंट का, मगर बैंक ने ठुकरा दिया। उन्होंने लोन का पैसा पर्सनली यूज नहीं किया, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। चाहे उनका शानदार लाइफस्टाइल हो या प्राइवेट जेट, सब उनके खुद के फंड से लिया गया था, लोन के पैसे से नहीं।
उन्होंने आगे बताया कि साल 2016 में वे भारत से लंदन चले गए थे और मीडिया ने बताया कि वे भारत छोड़कर भाग गए हैं। वो कहते हैं, मैं देश छोड़कर भागा नहीं था। मैंने जाने से पहले फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को बताया था। उनका 6 महीने पहले ही वहां जाना फिक्स था। वो बताते हैं कि वो पार्लियामेंट से दिल्ली एयरपोर्ट जाते हैं जेटली से बात करने कि मैं भारत छोड़कर जा रहा हूँ, मगर वापस आऊंगा। उससे पहले आप प्लीज बैंक से सेटलमेंट की बात कर ले। और जेटली इस बात से इनकार कर देते हैं। माल्या कहते हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट का कोई समन नहीं मिला, ना कोई रेगुलर लुकआउट सर्कुलर, जिसकी वजह से उनका ये ट्रैवल रोका जा सके। वो बताते हैं उन्हें FIA वर्ल्ड काउंसिल मीटिंग में जाना था। उनका कहना है कि वो भारत वापस इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उनका पासपोर्ट उनके देश छोड़ने के बाद कैंसिल कर दिया गया था और उनका वापस लीगली आना पॉसिबल नहीं था। फिर वो कहते हैं कि क्या गवर्नमेंट में से कोई यह बात बता सकता है कि मैंने कौन सा क्राइम किया है, मैंने क्या किया है जिसकी वजह से मुझसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। क्या मैंने पैसा चुराया, क्या मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की, क्या मैंने ड्रग्स स्मगलिंग की या कोई क्राइम किया है। क्या है विजय माल्या के खिलाफ एलिगेशन की वजह। मैं ऑलवेज ऑनेस्ट रहा, मैंने कोई उधार नहीं लिया। आगे माल्या कहते हैं कि उन्होंने कभी जानबूझकर कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने लोन लिया लेकिन किंगफिशर एयरलाइंस के लिए। उन्होंने उसकी गारंटी ली थी एंड बैंक ने किंगफिशर के शेयर को ओवर वैल्यू करके उनसे पैसा लिया। उन्होंने पब्लिकली सॉरी बोली। उन्होंने कहा किंगफिशर एयरलाइंस का लोन था, मेरा नहीं। फिर उन्होंने डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के डिसीजन का जिक्र किया और कहा कि टोटल अमाउंट 4,999 करोड़ का था और इंटरेस्ट के साथ 6,200 करोड़ तक गया और सरकार ने उनसे 14,100 करोड़ रिकवर कर लिए हैं। आगे वो कहते हैं मीडिया ने ऑलवेज उन्हें गलत बताया, नेगेटिव नैरेटिव फैलाया और साथ में मीडिया ने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें जेल भेजने को कहा, कभी उनकी पॉजिटिव इमेज को दिखाया ही नहीं। आखिर में माल्या कहते हैं अगर उन्हें फेयर ट्रायल का वादा किया जाएगा तो वो वापस इंडिया आने को तैयार हैं और हर कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर उन्हें इंसाफ मिलेगा तो ही। आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।